सो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जो मैचिंग का है। इसमें देखो ये GNOMON जो ग्नोमोन है, ये क्या है? ये एक डिवाइस है जो एंशिएंट टाइम में टाइम को मेजर करती थी। प्राचीन काल में समय को बताने का काम ये डिवाइस करती थी। और इसकी जो इन्वेंशन है वो किया था अनेक्सीमेंडर ने। तो अनेक्सीमेंडर रिलेटेड है ग्नोमोन से, ठीक। किताब अल हिंद अल बुरूनी ने लिखी थी। और एरेटोस्थेनीज को हम लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। अब अच्छा, हिस्टोरिकल नेचुरलाई ये बुक लिखी थी कॉम्टे बिफोन ने। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले का ऑप्शन है तीसरा, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग्स इनंसिएटेड 4 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी। तो स्पेस इकोनॉमी में 4 स्टेजेस किसने दिए थे? क्वेश्चन इसकी बात कर रहा है। तो ये दिया था जॉन फ्रीडमैन ने। किसने दिया था? जॉन फ्रीडमैन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी मैचिंग क्वेश्चन है। ऐसे पहला ऑप्शन है कंटिन्यूसली बिल्डअप लैंडस्केप विद नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंटिन्यूअस अर्बन बिल्डअप एरिया विद मल्टीपल अर्बन सेंटर्स। यहाँ पर मल्टीपल अर्बन सेंटर्स मतलब कि मल्टीपल सिटीज़ आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसे हम लोग कनर बेसन कहते हैं। और कनर बेसन जो टर्म है ये पहली बार पैट्रिक गिडीस ने दिया था, ठीक। यहाँ थर्ड ऑप्शन है आ सिटी विद आ मच हायर पॉपुलेशन मोर देन ट्वाइस देन द प्रपोर्शन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। किसी कंट्री में जो मैक्सिमम पॉपुलेटेड सिटी है उसका जो पॉपुलेशन होता है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है सेकेंड लीडिंग सिटी से। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्राइमेट सिटी। जो लीडिंग पॉपुलेशन सिटी है उसे कहते हैं प्राइमेट सिटी। और ये कॉन्सेप्ट दिया था मार्क जेफरसन ने 1939 में। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एरियाज आउटसाइड सिटीज़ हैविंग सिग्निफिकेंट सिटी इन्फ्लुएंस। तो यहाँ सिटी इन्फ्लुएंस की बात की गई है। और यहाँ पर सी में भी यही बात की गई है, अर्बन इन्फ्लुएंस जोन। तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिकली पहले वन से ही रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखें चूज द करेक्ट आंसर में, तो ए का 1, बी का सेकेंड, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम। लेबेंसरॉम की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक रेडजल ने। फ्रेडरिक रेडजल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था लेबेंसरॉम का। और इनकी बुक है पॉलिटिक्स ज्योग्राफिक। तो इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स ज्योग्राफी में लेबेंसरॉम का कॉन्सेप्ट दिया था। इनकी एक और बुक है जिसे कहते हैं एंथ्रोपो ज्योग्राफी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछ रहा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEG। SEG को हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एस्थनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ। तो एस्थनोस्फीयर किसका हिस्सा है? तो ये मेंटल का है, जो अपर मेंटल होता है उसका पार्ट है, तो अर्थ के मेंटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट। मेजर प्लेट कौन सी है? तो जो कोकोस प्लेट है ये एक माइनर प्लेट है जो कि पैसिफिक प्लेट और कैरिबियन प्लेट के बीच में है। पैसिफिक और कैरिबियन प्लेट के बीच में। नाजका प्लेट भी एक माइनर प्लेट है जो कि पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में है। कैरोलिना जो प्लेट है ये पापुआ न्यू गिनी के नॉर्थ में स्थित है। और कैरोलिना प्लेट जो है ये पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे मेजर प्लेट की बात की गई तो मेजर प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। कोकोवस, नाजका और कैरोलिना जो है ये माइनर प्लेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। इसमें पूछ रहा है जो प्राइमरी एक्टिविटी है किससे रिलेटेड है? तो प्राइमरी एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और यहाँ पर क्या है पर्लकल्चर, ये है प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी होती है मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ स्पाइनिंग कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्सरी होती है सर्विस रिलेटेड, तो ट्रेन सर्विस हो गई। और क्वार्टनरी होती है एजुकेशन रिसर्च के लिए, तो यहाँ रिसर्च एंडेवर्स हो गया। तो यहाँ पर पहले का तीसरा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन यूजिंग द फ्रेम ऑफ लोकेशनल ट्रायंगल। तो ये जो मॉडल था ये मॉडल दिया था एल्फ्रेड वेबर ने। एल्फ्रेड वेबर ने दिया था इंडस्ट्रियल लोकेशन का मॉडल। इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल में इन्होंने मटेरियल इंडेक्स, लोकेशनल ट्रायंगल और लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन की बात की थी। तो ये जो मॉडल है एल्फ्रेड वेबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो किसी प्लेस का जो टेम्परेचर है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? तो यही इसमें पूछा क्वेश्चन में, इनमें से कौन से फैक्टर्स उस प्लेस को इफेक्ट करेंगे। मान लो कि ये एक लैंड का पोर्शन है, कॉन्टिनेंट है, ठीक, और यहाँ पर ये है ओशियन, ठीक। तो कोई प्लेस कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो कोई प्लेस जो कोस्ट में है, जो कोस्टल रीजन होता है, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है मॉडरेट, क्योंकि यहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती हैं जो कि टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती हैं। लेकिन अगर वही प्लेस अगर कोई प्लेस जितना ओशियन से दूर होगा, जितना समुद्र से दूर होगा, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम देखने को मिलेगा। अगर हॉट टेम्परेचर है तो काफ़ी ज़्यादा हॉट होगा,
अगर कोल्ड है तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होगा, तो इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है इफेक्ट करती है किसी प्लेस के टेम्परेचर को, सही बात है। बात करा लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड। तो जो लोअर लैटिट्यूड होते हैं 0 डिग्री और हायर लैटिट्यूड, तो जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो इंसोलेशन कम होता है, इंसोलेशन कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम होता है। तो लैटिट्यूड भी इफेक्ट करता है किसी प्लेस के टेम्परेचर को। अब बात करें एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड सरफेस के पास मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और जैसे जैसे हम लोग सरफेस के ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट काम करने लगता है। तो ये भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को किसी प्लेस के। अगर हम लोग बात करें ओशियन करंट की, तो ओशन करंट किसी प्लेस के टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करती हैं। मान लो कोई वार्म ओशन करंट है, गर्म जलधारा है, वो किसी ठंडे प्रदेश में जाएगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर उसे बढ़ा देगी। जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, ये जब नॉर्वेजियन सी में जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती है, इसे कहते हैं पॉजिटिव थर्मल एनोमली। तो ये भी इफेक्ट करता है किसी प्लेस के टेम्परेचर को। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बारे में पूछ रहा, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। वो पॉइंट जहाँ से एनर्जी निकलती है अर्थक्वेक की, जहाँ पर अर्थक्वेक आता है उससे फोकस कहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आगे कह रहा है अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द एपीसेंटर। क्या फोकस को ही एपीसेंटर कहते हैं? सो यहाँ पर जैसे कि देखें हम लोग, ये लिथोस्फेयर मान लो इसे, ये होगी फॉल्ट लाइन, और यहाँ पर आया अर्थक्वेक। जहाँ पर अर्थक्वेक आता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, और फोकस्ड के पास, फोकस के सबसे पास जो सरफेस में पॉइंट होता है, सरफेस पे फोकस के सबसे पास जो पॉइंट होता है उससे हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं? एपी सेंटर। तो यहाँ पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या फोकस को ही एपी सेंटर कहते हैं? नहीं, फोकस अलग है, एपी सेंटर अलग है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे वो पॉइंट जो कि नियरेस्ट है फोकस के, तो मतलब कि अर्थ एपी सेंटर की बात कर रहा है, सरफेस पे वो पॉइंट जो कि फोकस के सबसे पास है, क्या उसे हाइपोसेंटर, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या उसे हाइपोसेंटर कहते हैं? नहीं, उसे तो हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो हाइपोसेंटर कैसे कहते हैं? तो हाइपोसेंटर की बात करें तो फोकस का ही दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। ये जो हाइपोसेंटर है ये फोकस को ही कहते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। हाँ, ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द मोस्ट कॉमन वन आर टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सबसे कॉमन जो अर्थक्वेक है क्या टेक्टोनिक अर्थक्वेक? हाँ, सबसे कॉमन टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा रॉन्ग कौन से हैं, तो रॉन्ग पहला और दूसरा रॉन्ग ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है द ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या ओशियन की क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली होती है? हाँ, सही बात है, ओशियन की जो क्रस्ट होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली होती है, थिनर होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। हाँ, ये भी बात सही है, मेंटल के टॉप मोस्ट लेयर को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ द आउटर कोर इज हायर देन दैट ऑफ द इनर कोर। क्या आउटर कोर की डेंसिटी इनर कोर से ज़्यादा है? तो ये बात तो गलत है, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी होती है इनर कोर की, इनर कोर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, तो आउटर कोर की डेंसिटी इनर कोर से कैसे ज़्यादा हो सकती है? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द कोर इज मेड अप ऑफ हैवी मटेरियल लाइक आयरन एंड निकल। हाँ, तो कोर जो है वो आयरन और निकल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछे थे तो 1, 2 एंड 4, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल होल वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट। ये जो टेरेस्ट्रियल होल है जो कॉन्सेप्ट है, इसे ही फ्रेंच में PAYS पेस कहते हैं, जो कि दिया था विडाल दिला ब्लेसे ने। तो विडाल दिला ब्लेसे ने ही टेरेस्ट्रियल होल या फिर पेस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विच परस्पेक्टिव इन ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद फर्डिनेंड डी सॉसर। फर्डिनेंड डी सॉसर से कौन सा, फर्डिनेंड डी सॉसर जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक वेदर करंट। तो यहाँ पे बेंगुएला क्यूरियोसो और अगुलहास जो है, अगुलहास ये परमानेंट ओशियन करंट है। यहाँ स्पेसिफिक की बात की है, जो स्पेसिफिक वेदर करंट आती है वो है एल नीनो। एल नीनो कैसी है? स्पेसिफिक वेदर करंट। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग का है, कह रहा मिड ओशियानिक रीजस किससे संबंधित है। तो मिड ओशियानिक रीजस की बात करें तो ये होती है माउंटेन रेंजेस, ओशियन बॉटम फ्लोर पे माउंटेन रेंजेस को हम लोग कहते हैं मिड ओशियानिक रीजस। सबमरीन कैनियंस की बात करें तो सबमरीन कैनियंस डीप वैलीज होती हैं, कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, जो कि टर्बिडिटी करंट की वजह से बनते हैं। सी माउंट्स की बात करें तो माउंटेन होते हैं, ठीक, सबमिट के साथ। डीप वैलीज होते हैं जेंटल स्लोपिंग एरियाज। तो यहाँ पर पहले का दूसरा और सेकंड का होगा, सेकंड का है ए वाला ऑप्शन, तीसरे का है डी वाला। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज बुक इन 1919 मैकिंडर रिक्राइस्टेंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पाइवोट एरिया एज हार्टलैंड। तो मैकिंडर ने 1904 में अपनी थियोरी दी थी, हार्टलैंड थियोरी। उस थ्योरी में उस टाइम इन्होंने पाइवोट एरिया वर्ड यूज किया था 1904 में, लेकिन 1919 में इन्होंने पाइवोट एरिया की जगह हार्टलैंड का शब्द यूज किया। तो जो हार्टलैंड टर्म है ये 1919 में यूज किया गया है। और ये किस बुक में मैकिंडर ने यूज किया है? तो इनकी बुक का नाम है द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटेड ईयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्योटो प्रोटोकॉल्स की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल्स हुआ था 1997 में। ब्रुडलैंड कमीशन की बात करें तो ये बना था 1983 में। कब बना था? 1983 में। पेरिस एग्रीमेंट अभी की बात है, ये 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। एजेंडा 21 जो रिपोर्ट आई थी, ये एजेंडा 21 की बात करें तो ये 1992 में रियो समिट के समय की बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले बी ऑप्शन, BDAC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। तो जो WE बर्गेस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, अपना मॉडल दिया था, वो कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल W बर्गेस का ह्यूमन इकोलॉजी पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स आर कॉमन इन। तो जो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स है वो डेल्टा से मिलते हैं। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट क्या होता है? जो फ्लड रीजन है, जहाँ पर फ्लड बहुत आता है, वहाँ पर कुछ लैंड ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्लड नहीं आता है, तो उन ड्राई लैंड्स को हम लोग ड्राई पॉइंट्स कहते हैं।